ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आया था बीटीसी का, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डायरेक्टली ऊपर चला गया है। इसके पहले एसईसी ने कभी भी लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था एंड उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस नहीं दिया था ताकि इसको ये मार्केट में ला पाए। बिटकॉइन जो स्पॉट ईटीएफ है ये भी शायद ही रिजेक्ट होगा, लाइक देयर इज अ वेरी लेस चांस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आ चुके हैं एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ इस वीक। हमारे साथ जैसे हर समय रहते हैं शौविक और क्रिश है। अभी हम लोग इस वीक में फिर से बात करने वाले हैं लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। मार्केट्स इस बार सही में हरा हो चुका है लाल से आफ्टर प्रोलॉन्ग वीक्स। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे BTC 30 के पहुंचा है और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे क्या प्रेडिक्शंस थे, और उसी के साथ और भी कुछ खास न्यूज़ है जो कि हमारे US काउंटर पार्ट ACC के द्वारा है। उस पर बात करेंगे। और बाइनेंस का जैसे हर एक हफ्ते न्यूज़ रहता है, तो इस वीक भी बाइनेंस का एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आप कभी नहीं कर रहे हो, मैं बार बार बोलूँगा कि आप लोग जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। और ये हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स जो है वीकली बेसिस पे वो पहुंचाए, ताकि आपको पता चले क्यों कुछ चीज़ें हो रही है और उनके पीछे लॉजिक क्या है। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीक के बिटकॉइन और मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो हमारे एक्सपर्ट शौविक बताएंगे आपको। तो ओवर टू यू शौविक। हाय। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि मानसून आने वाला है, तो हरियाली हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को दिख ही रहा है मार्केट में चारों तरफ हरियाली है। और जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे, देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा BTC USDT का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से है, मूवमेंट किस तरह से है। तो लास्ट वीक हमने बोला था कि सपोर्ट जोन जो है वो 25,000 के आसपास है, और हम लोग जब पॉडकास्ट मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे तब BTC इस जोन में था। तो हम लोग ये बताए थे कि 26,000 का एक सपोर्ट, मतलब उसका एक ट्रेल करते हुए उसके आप लोग बेस लाइन मान के स्टॉप लॉस रख के 500 पॉइंट लेके ट्रेल कर सकते हो। तो आप लोग ने देखा ही होगा कि यहाँ पे वो टच नहीं किया लकीली। तो जो लोग हमारे फॉलोअर्स या फिर व्यूअर्स जो भी हैं, उन्होंने ये फॉलो किया होगा, 26,000 को स्टॉप लॉस रख के उन्होंने प्रॉफिट ट्रेल किया होगा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा यहाँ पे। तो यही है, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आया था BTC का, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डायरेक्टली ऊपर चला गया है। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है आगे हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहला बात यह है कि 30,000 जो है ये एक बहुत ही मेजर लेवल है जिसको आप लोग को फॉलो करना होगा। अगर इस 30,000 लेवल को BTC ब्रेक करता है और स्पेशली वीकली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर एक आप लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का वो 31,000 31,500 इस तरह से रहेगा। तो 1:2 के रेशियो में आप लोग शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है। अगर इसके ऊपर ही रहता है BTC तो फिर थोड़ा बहुत करके जैसे आप लोग बाइंग कर रहे हो उस तरह से करते रहो। लंबे टाइम फ्रेम के लिए जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, वीकली कैंडल क्लोजिंग अगर 31,000 के ऊपर होता है तो फिर ये बुलिश शाइन होगा, अगर 30,000 के नीचे होता है तो फिर ये बियरिश शाइन होगा। एक शॉर्ट पोजीशन आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे एक सेकंड, वीकली हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए वीकली जो फिनोमेना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जैसे ये कंसोलिडेशन चल रहा था थोड़ा बहुत करके धीरे 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 धीरे, उसके बाद ये लंबा सा एक ग्रीन कैंडल बना है, तो ये जो है ये एक अच्छा सा बुलिश साइन माना जाएगा। लेकिन इसका क्लोजिंग जो है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ बार बार कि 31,000 जो है उसके ऊपर देना होगा इसका क्लोजिंग। अगर इसके नीचे रहता है तो फिर अब तो आप लोग एकदम से बुलिश मत हो जाना, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी ये है कि ये फिर से नीचे धीरे धीरे करके ड्रैग करके लाएगा। तो आप लोग अगर छोटा मतलब थोड़ा बहुत अगर स्टॉप लॉस होगा तो ये हिट हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर छोटा सा मतलब ये छोटा सा पॉइंट जो है ना वो आप अवॉइड कर सकते हो, और शॉर्ट साइड में जो लोग मतलब प्ले करना चाहिए वो लोग प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आएगा प्लानिंग। इस तरह से BTC मूव करने का चांसेस है, ये जो लेवल है इसके ऊपर ऐसे बाउंस बैक करने का चांसेस है, और नहीं तो फिर ये नीचे सीधा 28,000 तक ले जा सकता है, इनफैक्ट उससे नीचे भी जा सकता है। और उससे नीचे अगर मतलब जाएगा तो फिर आप लोग दो लेवल मार्क करके रखो, एक है 28,000, दूसरा है 26,000। जो 26,000 को तोड़ के ऊपर चला गया था BTC, उसी पे वापस आके एक बार रुकने का चांसेस है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का BTC। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इथेरियम का।
इथेरियम में देखिए क्या हुआ है। जैसे हम लोग ने पहले बताया था कि ये जो चैनल है, रेजिंग चैनल, इस चैनल के यहाँ पे सपोर्ट बना के ETH जो है वो बाउंस बैक किया है। और एक चीज़ हमने बताया था कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे मतलब जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए थे हमारे व्यूअर्स, लॉन्ग पोजीशन, वो लोग अगर ट्रेल कर रहे हो तो यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हो कि इस जोन के पास आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन के नीचे जब तक नहीं आता ETH तब तक तो ठीक है, तब तक थोड़ा बहुत करके ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब नीचे आएगा। और जो लोग मतलब इसको प्ले करना चाहो तो थोड़ा मतलब शॉर्ट पोजीशंस के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी रिस्की पोजीशन होगा। और अगर ये जो जोन है यहाँ पे टाइम पास करके फिर से ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है तो लंबा जो है उसका ऊपर तक आपका टारगेट रहेगा लगभग 2200 के आसपास। तो ये हो गया आपका ETH। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देखो, ये जो जोन है, ये जोन है मतलब मार्केट कैप जो है आप देख सकते हो 900 बिलियन का जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप को आप लोग सपोर्ट की तरह मान सकते हो। और इधर जो 1.16 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको आप लोग रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। तो जब तक कैश इनफ्लो होते रहेगा क्रिप्टो मार्केट में तब तक तो ठीक है, तब तक ये ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसको तोड़ के जब आप लोग देखोगे कि मार्केट कैप जो है 1.16 ट्रिलियन को क्रॉस करके उससे ज़्यादा हो चुका है, तो फिर आपको कंफर्म हो जाना कि यहाँ से 31 मई और नहीं तो आप लोग मान सकते हो कि 11 जून 10 जून के आसपास से करंट मार्केट का पोजीशन तक ये बेस बिल्डिंग था, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटली आप लोग बुलिश साइड में ही देखो ट्रेड करने के लिए, बेयरिश साइड में उसके बाद जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो चार्ट है ना, ये आप लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करो। Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Download the XREX app now on Play Store or App Store. Link in the comments below. तो हम लोग हरियाली तो देख चुके हैं। सो आप लोग का क्या राय है, आगे का क्या हो सकता है? लाइक आगे आप लोग क्या बोलोगे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? लाइक अभी जो भी लोग पोजीशंस बनाए थे लास्ट वीक से, उन्हें क्या सेल ऑफ कर देना चाहिए अभी एंड वेट करना चाहिए मार्केट थोड़ा नीचे आने का, या फिर से बाई करना चाहिए एंड उसको फिर से ट्रेल करते रहना चाहिए? यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एक है ट्रेडर लोगों के लिए और दूसरा है इन्वेस्टर लोगों के लिए। ट्रेडर लोगों के लिए क्या है, डेफिनेटली ट्रेडर लोगों को एक बेंचमार्क सेट करके रखना होगा कि 15%, 20%, 10% जो भी मतलब रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपना अपना जो भी है उस हिसाब से एक बेंचमार्क सेट करके रखो। अगर वो अचीव हो चुका है ना तो फिर आप लोग बुक कर लो वहाँ पे, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता है। आप देखो कि एक विदिन 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करके हाथ में कैश रखना चाहिए। यह हो गया ट्रेडर के लिए। इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टर के लिए अभी जो है वेटिंग पीरियड है, ठीक है। इन्वेस्टर को यहाँ इस पॉइंट पे कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टर को कब करना है, इन्वेस्टर को तब करना है जब ये जो BTC है ये 34,000 35,000 को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तब थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लेना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था 15-20% या 15% जो भी है आप लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। तो इन्वेस्टर लोग अभी क्या करेगा, अभी वेट करेगा। दो चीज़ हो सकता है, ये कि यहाँ से BTC ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। नीचे जब आता है BTC 25-26,000 जोन में, उसी जोन के आसपास जहाँ से वो लोग बाइंग स्टार्ट किए थे, तो फिर उस जोन में फिर से थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लें। तो उसमें होगा क्या, इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो एवरेज प्राइस है। और अगर ऊपर जाता है मार्केट तो फिर उसमें क्या फ़ायदा होगा, उसमें एक्चुअली उन लोग का जो एवरेज प्राइस है वो फिर भी करंट प्राइस से नीचे ही रहेगा, मतलब वो लोग फिर से प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन उसमें एक एश्योरेंस ये आ जाता है कि पिरामिडिंग करके एक चीज़ होता है ना, कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना, आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते चलो इक्वल क्वांटिटी में या फिर इक्वल परसेंटेज में, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, उसमें एवरेज प्राइस होगा काफ़ी नीचे ही रहेगा आपका। और एवरेज अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब पूरा सा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं एक काम करता हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 5% या फिर 10% नीचे मैं स्टॉप लॉस सेट करके बस चैन की नींद सोता हूँ। तो मार्केट अगर नीचे आ भी जाता है अचानक से कोई एक इवेंट के कारण,
आप प्रॉफिट में ही रहोगे और प्रॉफिट लिक्विडेट होकर अपना मतलब अकाउंट में चला जाएगा, वॉलेट में रहेगा वो वाला चीज़, वो प्रॉफिट। तो ये 2 चीज़ कर सकते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर, दोनों के लिए 2 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़। दोनों स्ट्रैटेजीज़ 2 अलग-अलग ग्रुप के लिए है, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। तो मैं सौविक के साथ यही बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टर के लिए तो एवरी टाइम इज़ अ बाइंग सीजन, बिकॉज़ अभी बिटकॉइन हाल्विंग से 300 डेज़ या 310 डेज़ बाकी है। So right now, whatever you are accumulating, especially Bitcoin or alts, which are very very heavy discount, so you can just keep on holding it, क्योंकि अगले 300-400 दिन में इसे तो बढ़ना ही है. So for me, I think if you are an investor, you can just keep on buying as SIP. If you cannot do what Shavik just said, which is called pyramiding, and if you don't want to set a stop loss and monitor your portfolio, just buy and hold. That would be another thing for you to do. सो जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी हमें पिछले वीक से देख रहे हैं, उनको शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हम लोग जैसे प्रेडिक्ट कर रहे थे, जैसे हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, वैसे कहीं हद तक चीज़ें हो रही हैं। एंड आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को एनालिसिस करके बताने के लिए कि आप कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स और न्यूज़। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स एक्सरेक्स, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है। 2020 से एक्सरेक्स हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सरेक्स अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरेक्स ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। एक्सरेक्स एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है मार्केट न्यूज़, जो कि क्रिश हमें कवर करेंगे। और सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग स्टार्ट करेंगे ACC के कुछ धमाकेदार न्यूज़ के साथ। So after a long time, this is a positive news which is coming from SEC's newsroom. तो SEC ने सबसे पहला leverage Bitcoin futures ETF exchange traded fund को approve किया है. So this basically opens up the possibility for other groups to apply for this specific leveraged ETF, Bitcoin ETF futures. And this is a very bullish news, इसलिए क्योंकि इसके पहले SEC ने कभी भी leveraged Bitcoin futures ETF को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, एंड उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस नहीं दिया था ताकि इसको ये मार्केट में ला पाए। तो इसके साथ ही SEC के स्टेबल से और भी काफ़ी न्यूज़ है, पर उसके पहले हम लोग आते हैं डॉइश बैंक, जो कि जर्मनी में डिजिटल एसेट्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी कहा है कि सूनर और लेटर बैंक्स विल कम इनटू द स्पेस, जहाँ पे आके वो डायरेक्टली क्रिप्टो को अपने यूजर्स के लिए बैंक अकाउंट से बाई और सेल करने का या ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो दिस इज़ वन सच इंस्टेंस। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कॉमनवेल्थ बैंक इस तरीके से अपने यूजर्स को बाई सेल या होल्ड करने के लिए क्रिप्टो ऑप्शंस देते हैं। तो जर्मनी में डॉइश बैंक भी सिमिलर टाइप ऑफ लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड सूनर और लेटर दिस विल बी अ नॉर्म रादर देन एन एक्सेप्शन। तो इसके साथ हम लोग दूसरे न्यूज़ में आते हैं, जो कि है और एक एक्सचेंज कॉल्ड EDX मार्केट्स। दे हैव बीन backed by people like Fidelity, Schwab and Citadel. So these are all big TradFi giants, and especially Schwab and Citadel. And इसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे established market players अभी क्रिप्टो में आना चाहते हैं, and they are either directly trying to getting the license like Deutsche Bank, or they are investing in companies where they hold a big amount of the equities, and when they do successfully, these companies also do successfully. So either primary
इन्वेस्टमेंट है उनका और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट है उनका, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक मार्केट हैज शोन वेरी बुलिश साइंस। और बुलिश न्यूज़ में आते हैं हम लोग कि इस हफ्ते तो सभी बुलिश न्यूज़ है। तो ये बुलिश न्यूज़ है ब्लैक रॉक ETF। तो ब्लैक रॉक ने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया है SEC के पास, एंड फॉलोइंग दैट विजडम ट्री ने भी बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन डाला है SEC के साथ। तो ऑलरेडी विजडम ट्री ने आई थिंक 2021 में SEC के पास बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ETF का एप्लीकेशन डाला था, जिसको SEC ने रिजेक्ट कर दिया था। पर अभी लगता है कि ब्लैक रॉक का जो एप्लीकेशन है वो शायद एक्सेप्टेड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी लेवरेज्ड बिटकॉइन ETF को उन्होंने SEC ने अप्रूवल दिया है। और हम अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द जायंट्स इन एसेट मैनेजमेंट। तो दे हैव बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स इन देयर सपोर्ट, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रेडिफाई स्पेस। तो इसी के साथ जब ब्लैक रॉक जैसा एक बड़ा कंपनी, बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो ETF बिटकॉइन ETF के लिए आगे आके SEC के साथ नेगोशिएशन में आता है, तो इट ऑलवेज मीन्स कि दे हैव सम न्यूज़ and they want to be ahead of that news curve. And I think the news right now and the narrative right now is कि अगले साल Bitcoin halving होने वाला है, and a lot of institutions wants to get in now, but they don't have proper ways to get in. तो अगर spot Bitcoin ETF launch होता है, I think it will be oversubscribed, and most of them will go to institutions who are already waiting for such a instrument. अभी जैसे बिटकॉइन इतना नीचे गया, उसके बाद इतने सारे ट्रेडिफाई जायंट सब घुसना चाहते हैं। सो ब्लैक रॉक का शायद अभी 575 में से एक ही एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है अभी तक। दिस गिव्स अस अ टेस्टिमोनियल कि लाइक इतना पावर है एंड दे होल्ड सो मच एसेट अंडर देम। सो ये भी शायद बिटकॉइन जो स्पॉट ETF है ये भी शायद ही रिजेक्ट होगा, लाइक देयर इज अ वेरी लेस चांस। और ऊपर से जो हम लोग पिछला न्यूज़ कवर किए DX मार्केट्स का, उसमें भी इज लाइक इट्स एन एक्सचेंज फॉर द बिगर इंस्टीट्यूशंस टू कम इन एंड place their orders for in the crypto markets। और वो शायद हम लोग नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो एक्सचेंज अभी तक नहीं खुला गया। सो मुझे लगता है अभी जैसे मार्केट का जो हम लोग शौविक ने बताया इतना ज़्यादा पंप हुआ है लास्ट वीक में, इट्स बिकॉज ऑफ लाइक मोर ऑफ द ट्रेडिफाई पीपल कमिंग इन एंड शोइंग देयर ट्रस्ट इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम रादर देन जस्ट कुछ और न्यूज़ के कारण। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, ये तो मतलब चाहे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो या मार्केट इंटेलिजेंस कह लो, जो भी आप कह लो, सडनली कभी भी मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं गिरता है या नहीं होता है। जब भी मार्केट गिरता है तब भी इंस्टीट्यूशंस दे ट्राई टू प्ले द मार्केट सो दैट दे कैन बाय एट अ चीपर रेट, एंड दैट हैपेंड couple of weeks ago, and then Bitcoin prices fell suddenly from around 27,000-28,000 to like 25,000। तो उस टाइम में मैंने बोला था कि दिस इज द बॉटम, कि इसके तो अभी ऊपर ही जाना है। Why did I say that? क्योंकि बिटकॉइन का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है अराउंड 24-25 के, तो उसके नीचे नहीं जा सकता, एंड पीपल आर्टिफिशियली स्क्वीज द प्राइस डाउन बिकॉज ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस वांट्स टू गेट इन एट अ चीपर प्राइस। एंड इफ यू सी ओवर द लास्ट 2 weeks आफ्टर ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम SEC, लास्ट 2 हफ्ते से यू कैन ओनली सी गुड थिंग्स, दैट SEC इज ट्राइंग टू वर्क विद इंस्टीट्यूशंस, राइट? Or SEC is trying to co-work with Binance so that Binance can bring back user funds, and they can avoid some fines. So all these news is positive sign कि SEC is not going to ban everything outright. So नॉर्मल लोगों को लगता है कि अभी मार्केट गिर रहा है तो दिस इज नॉट अ टाइम टू बाय, बट एक्चुअली जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है, सडनली मार्केट गिरता है, दैट्स एक्जैक्टली अ गुड टाइम टू बाय, बिकॉज देन देयर इज लिमिटेड डाउनसाइड। और ये अचानक लाइक वीक के 1-2 वीक्स में हम लोग इतना कुछ न्यूज़ आ रहा है, दैट इज ऑल्सो लाइक creates a conspiracy theory for me, because इतना दिन तक we have already got only negative news like यहाँ बैन हो रहा है, यहाँ से SEC is fining people, exchanges, and अचानक से इस week we have got so many positive side and all these TradFi giants coming in and wants to place their bet into crypto. So let's see आगे क्या होता है, बस this week is like super bullish for the crypto environment because इतने सारे big giants आके I hope something positive turns out and this is not just an hype game. एक्चुअली मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, ट्रेडिंग में 2 चीज़ होता है, एक होता है एक्यूमुलेशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में होता क्या है, जो बिग जायंट्स है दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स और क्रिप्टो और कॉइन्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, वो लोग ऑफलोडिंग करते हैं। तो अभी आप खुद सोचो, इंस्टीट्यूशंस का जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ा पोजीशन है,
अगर वो ऑफलोडिंग करना चाहेंगे तो एक दिन से एकदम में आके मार्केट में डंप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होगा, उनको उतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना होगा उन लोगों को मार्केट से एग्जिट करने के लिए? उनको एक मतलब हवा जो है हम लोग कहते हैं ना, वो माहौल बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि सब जो रिटेलर्स हैं, जितना भी चारों तरफ पार्टिसिपेंट्स हो, वो सब बुलिश हो जाए। फिर मार्केट में लिक्विडिटी आएगा और वो लोग धीरे-धीरे पोज़ीशन को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ये हर एक मार्केट में आप देख लो, ये चीज़ होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्युमुलेशन में आपको यही दिखाएगा कि चारों तरफ से जितना बैड न्यूज़, जितना लगता है कि कल ही मतलब दुनिया खत्म हो जाने वाला है, क्रिप्टो मार्केट कल से ही मतलब एकदम खत्म हो गया। मतलब इस टाइप का जब भी आपके दिमाग में मतलब ऐसा सोच आने लगे, तो आप समझ जाओ कि उन्होंने अपना काम कर दिया और उन्होंने जो है पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप मतलब वो सब न्यूज़ जो है और नॉइज़ जो है, उसको कट करके अपना पोज़ीशन बनाओ और थोड़ा-सा डीपली अगर ये सब चीज़ के बारे में सोचो तो काफ़ी अच्छा मतलब जगह पे आप एंट्री ले सकते हो, रादर देन फोकसिंग ऑन न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स एंड व्हाट द पीपल आर सेइंग। उसी के साथ हम लोग हमारे अगले न्यूज़ में जो कि और एक बुलिश न्यूज़ है, SEC इज रिलिंक्विशिंग द 30 मिलियन ब्लॉकिफाई पेनल्टी अंटिल इन्वेस्टर्स आर रीपेड। तो इसका कारण ये है कि ब्लॉकिफाई जो कि अभी बैंक्रप्सी के थ्रू जा रहा है, the SEC wants BlockFi to first go and pay the investors, and after that, if there is any assets left, then they are going to ask them for the penalty, which is also a bullish sign, क्योंकि इसके पहले SEC ने ऐसा नहीं कहा था। SEC ने कहा था कि even before you want to give money back to the investors, you owe SEC the fine। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से SEC ने लास्ट 2-3 हफ्ते में पूरा यू टर्न मारा है। I think SEC is very compassionate right now, in a very compassionate mood. कि सबको आने दो। Yeah, because they want to create an environment जहाँ पे institutions को एक positive environment मिले। तो इस हफ्ते के सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ में जो कि है BitGo does not want to go and acquire Prime Trust। तो BitGo was in a contract to have the first right to give an offer to Prime Trust, and they wanted to acquire Prime Trust, and we covered it sometime back in our podcast। तो Prime Trust एक ऐसा US based company है which was also the custodian for TUSD, and TUSD was not doing any minting or redemption via Prime Trust। तो इस कारण काफ़ी लोगों ने TUSD के अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशन लिया था, and for some reason or the other this has played well for only one giant, and that is Binance। तो Binance ने क्या किया है, इन्होंने US मार्केट्स का सिचुएशन देखते हुए they tried to mint around $1 billion of TUSD apparently, and उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि they wanted to make trading Bitcoin free without trading fees against TUSD। तो पहले तो trading Bitcoin against BUSD was free, but then BUSD has no liquidity, as you know, because SEC is suing BUSD and Paxos। तो इसीलिए Binance ने TUSD mint करके अभी कहा है अपने यूजर्स को, you can go and trade against TUSD, knowing very well कि उनके मतलब उनका जो है minting and burning process और minting and redemption process that is through Prime Trust, and Prime Trust itself is going through a liquidation crisis or problem। तो this shows one thing कि अगर Binance को एक चांस मिलता है कहीं पे एक गेम खेलने का, they always try to capitalize on the position, and that's why they are number one in this point, because they are not afraid to extend the limit of law or extend the limit of their imagination। but कभी-कभी ये होता है कि once you do the same things again and again, sometimes people get used to it, and sooner or later it comes to bite back, and that is something which happens in Binance all over the world। So before we have heard that Binance has been asked not to give their Netherlands users crypto offerings। अभी Belgium में Binance has been ordered to stop their services। So इसका ये कारण है कि a lot of these countries, especially European Union countries, are not very comfortable with how Binance is operating in their country without the proper overview and licensing। Right। So मुझे लगता है हम लोग लास्ट वीक में भी ये बात किए थे कि विल सी सम सिमिलर न्यूज़ नेक्स्ट वीक। लाइक ये एक नॉर्म बन चुका है अभी हम लोग के पॉडकास्ट का। एवरी वीक वी
start a podcast, we see like Binance moving out from some country due to some regulatory issues or some other legal problems. So yeah, this week it's Belgium. And guys, if you have any suggestions, or if you want to take a bet on which country is gonna be next till we do the next podcast, do let us know in the comments or somewhere below, so that we know like where are you taking your bets. And I hope that we'll have a similar news next week as well for Binance moving out of any other jurisdiction. What about India? Do you think Binance will exit India? I don't think so. इसके कुछ कारण है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर लॉज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. इस कारण से इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू से हे बाइनेंस यू कैन नॉट ऑपरेट इन इंडिया, दे हैव टू मेक द लॉ इन सच अ मैनर so that they can charge Binance. And if that happens, इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, इंडिया के क्रिप्टो मार्केट के लिए ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ होगा, क्योंकि देन अगर बाइनेंस को आके इंडिया के टॉप एक्सचेंज के साथ compete करना पड़ेगा, तो देन दे हैव टू be under the same law that CoinDCX is following or WazirX is following or some other exchange is following. तो उसके साथ हम लोग आते हैं सेंट्रलाइज न्यूज़ से थोड़ा हटके डिसेंट्रलाइज न्यूज़ के ऊपर, जो कि है अभी ऑप्टिमिज्म के ऊपर. सो ऑप्टिमिज्म हैज अनाउंस्ड द रेट्रो पीजीएफ राउंड 3. तो रेट्रो पीजीएफ राउंड 3 क्या होता है कि ऑप्टिमिज्म अपने इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर्स को फंड करता है, एंड दिस इज द राउंड 3 ऑफ देयर फंडिंग. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है 30 मिलियन OP tokens will be rewarded for people who has worked on the OP stack, collective governance, developer ecosystem या फिर end user experience and adoption के ऊपर. So generally this comes from Optimism's treasury या फिर कोई भी other L2 या L1 के treasury से आता है for the ecosystem growth. So this is Optimism's ecosystem growth fund which they are distributing, and this is the third round. So this will also increase a lot of activity for people on this, but there's always a but, and the but here is everybody understands in the crypto space that zk-EVM is much more robust and much more secure than rollups. तो इसीलिए moving forward zk-EVM will have better chances of growth than rollups. तो for this same reason Polygon ने भी अभी recently announce किया है कि they are going to think of zk-EVM, which will come later. पर सबसे पहले Polygon के न्यूज़ पे आते हैं. Polygon ने अभी recently AI powered ChatGPT launch किया है so that app developers can directly pull data from the blockchain itself. तो later on I think they are going to partner with Graph protocol, and all these will be archived on the Graph protocol itself. So this is a very good move for building the ecosystem in Polygon. And जैसा कि हम लोग कह रहे थे इसके पहले कि हाँ भैया, तो anyways जैसे कि हम लोग इसके पहले कह रहे थे कि Polygon is trying to think of moving towards a zk-EVM upgrade so that they can improve their security. तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है सैम? Do you think moving forward zk-EVM will trump rollups, or do you think both of them can coexist? क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं बहुत सारे ऐसे chains हैं which are like almost dead, nobody is building on them, but their tokens have some value. मिसाल के तौर पे हम लोग EOS chain को ले सकते हैं. तो EOS chain built a lot of hype in 2017-18. They were the next Ethereum killer, so and so that. But abhi they have lost their charm, they have lost their newsworthiness, and they're not doing anything different. But they're still surviving because a lot of people still hold EOS tokens, and they have a speculative value. So moving forward, आपको क्या लगता है Optimism and zk-EVM के इस comparison में, which do you think will survive, or do you think will it be more like zk-EVM getting 90% of the market and Optimism getting some part, 10% or something? So I think from my perspective, it's like zk-EVM जो है उस पे ज़्यादा traffic जाएगा. And now if you see, like I was having this conversation with somebody, like जितने सारे projects and dApps नहीं आ रहे, उससे ज़्यादा blockchains आ रहे हैं अभी. So every day you will come up with some new blockchain doing some new kind of thing and coming up with their own tokens. But ultimately at the end of the day अगर आप देखते हो तो वो क्या use case ला रहे हैं उस पर depending हो जाता है कहीं तक. जैसे आपने बताया कि US चेन है, सो बेसिकली पहले वो हो सकते थे कुछ यूटिलिटी ला रहे थे, बट लेटर ऑन उससे ज़्यादा बढ़िया टेक एंड ज़्यादा बढ़िया L2s आ चुके हैं जो कि बहुत फास्टर सिक्योर ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं एट अ वेरी चीप स्पीड.
फीस, सो उसमें कोई रिलेटिवली कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं रहा है उस चेन का. सो पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम इट एंड कमिंग टू न्यूअर चेन्स. सो मुझे लगता है कि ZK EVM हैज़ अ रिलेटिवली use case from a technological point of view as well, rather than roll-ups. And उसके साथ साथ as Polygon is coming up with ZK EVM, so Polygon is already a very big name both in the Web2 and Web3 space because they have closed so many big partnerships, and उसमें इतने सारे already volume है, तो उसको फिर अगर वो ZK EVM के साथ securely ला सकते हैं, so उनका जो पहले का यूज़र था वो तो आ ही रहे हैं, and they will be able to attract a lot more newer users जो कि पहले ZK EVM पे नहीं आ रहे थे. So I think that will be a better thing to do rather than coming up with a new chain and a new token and coming up with roll-ups, rather than having a good base and then expanding it up to the ZK EVM ecosystem that they are building right now. So मुझे लगता है कि coming forward ZK EVM will have a bigger market and ecosystem share rather than roll-ups. Right. और आप जैसे कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे न्यू चेन्स आर बीइंग लॉन्च्ड रादर देन यूटिलिटीज बीइंग लॉन्च्ड. तो इसका दो रीजन है. सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए यू हैव टू हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो क्रिप्टो इज अराउंड 13-14 years old, and because of this they are still lacking some building blocks. तो जैसे API कॉल्स हो गया या डेटाबेस हो गया, तो बहुत सारा चीज़ अभी भी सेंट्रलाइज्ड है. So they are still building all these building all these decentralized tools and toolings ताकि वो Web3 को सपोर्ट कर पाए. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अभी भी बहुत सारे न्यू L1s आर बीइंग लॉन्च्ड विद डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशंस. And moving forward, I think a lot more activity will happen when people realize why they should use Web3 alternatives compared to Web2 alternatives. तो दूसरा रीजन ये है कि people have no idea why they should do it. Like आप क्यों Facebook, TikTok, YouTube छोड़ के you can go to Lens protocol and do the same thing. But why would you do that? So they don't understand this value proposition just yet. तो 1-2 साल या 3 साल या 5 साल, whenever it happens, it's not a matter of if, it's a matter of when. When that happens, a lot of activity will come to Web3 space, and then you will see a lot of different apps building. ये तो हो गया दो रीजन. एक थर्ड रीजन भी है जो कि it's part of this equation कि how do you do easy money on and off ramp in different chains. क्योंकि अभी भी लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू ही या फिर पेमेंट प्रोसेसर्स के थ्रू ही ऑन एंड ऑफ रैम्प करते हैं. बट दोज स्पेसेस आर नॉट वेरी गुड बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है. 1 in every 4 or 5 transactions gets hanged, and money तो डिडक्ट हो जाता है बैंक से, बट रिकंसिलिएशन में टाइम लगता है. सो ऑल दीज इश्यूज आर नॉट अलाउइंग पीपल टू डायरेक्टली जंप इनटू Web3 बैंडवैगन. एंड जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि इसके साथ people will start building a lot more apps for socials, for social finance and user facing apps. तो अभी भी मेरे हिसाब से ये 1-2 years या 3 years जो है, अगले 1-2-3 साल, it will be mostly layer 1s, wallets, bridges and oracles. So these are still some of the things that are going to play key role in making some other ecosystem strong. चलिए इसके साथ जैसे हम लोगों ने कह रहे थे कि पेमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो रैम्प जो कि एक ऑन एंड ऑफ रैम्प क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशन है, दे आर ऑन like supporting now almost 40 currencies. They have added 40 currencies and with this they are now becoming one of the bigger players in this space. तो जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि older players they are going out of business because their business model was basically charging a big spread and fee from the users. And bull market में तो everybody wants to buy, so everybody wants to get pay the premium. But bear market में ऐसा नहीं है. तो all these other payment processors which are in the market, they are taking a bit different approach, wherein some of them either going in directly in each country and following each regulation, while others they are more acting as payment aggregators, wherein they are partnering with local providers, wherein the local providers take care of the compliance and they take care of the fiat to crypto side, and they do a profit share, which is much more feasible. So I think moving forward, anybody who is trying to build a payment company or
on and off ramp company, they should really think their business model first, because जो भी बुल मार्केट में चलता है नेसेसरी ये नहीं है कि वो भी बियर मार्केट में वैलिड रहे. That's right, Krish. So I just have a question, and I think people will also have this similar kind of question. So in 40 fiat currencies में क्या INR है? मैंने अभी चेक नहीं किया है कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40 fiat करेंसीज में INR होगा, और INR होगा भी तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट INR ऑन एंड ऑफ रैम्प्स, जैसे ट्रांजैक्ट हो गया, ऑन रैम्प हो गया, डिफरेंट अदर्स आर देयर. आई थिंक मर्क्यूरियो इज आल्सो ट्राइंग टू गेट इन. तो यूजिंग fiat currencies to use on and off ramp to get your money to a centralized exchange doesn't make sense. So if you are trying to do it for a decentralized exchange, yes, maybe. Because the premium is very high. For example, अगर आप आज के डेट में देख लो तो अगर CoinDCX में 1 USDT equals to 90 INR है, तो on ramp या transact में it will be close to 94, 95 INR, which is like 5% higher than the centralized exchange fees. So why should people who already know how to do it can do it using a on ramp or transact? They can easily go to CoinDCX. But then there comes another problem कि CoinDCX as exchange are not allowing people to withdraw USDT or crypto out from time to time because of regulatory concerns. So all these things I think makes it very ripe for some Indian company to come up with a unique solution for on and off ramp where pricing will be close to crypto exchanges, but the experience will be much smoother. And they will allow like withdrawals and taking out USDT to any other accounts. Yeah. तो उसके साथ हम लोग आते हैं फंडिंग रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर. तो काइटो गेट्स 87.5 million valuation and they have raised $5.5 million with this valuation, and what they are trying to build is एक AI सर्च इंजन जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टेलर मेड हो. तो रिसेंटली चैट जीपीटी ने DeFi Llama के API को अपने साथ चैट जीपीटी 4 DeFi Llama को API को इंटीग्रेट किया है, एंड व्हाट काइटो वांट्स टू डू इज समथिंग सिमिलर टू दैट बट मच एक्सटेंडिंग मच मोर. तो सिर्फ DeFi Llama ही नहीं बल्कि और भी अदर सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को यूज करके they are trying to build this so that people can easily use this to generate reports and get all the necessary information in an easy manner. So for example I think graph protocol already कर रहा है कि you can use graph protocol and जो भी different blockchains को support करते हैं, you can use graph to get the data, but this is raw data. तो you need a data wherein it will be like Google. तो आप search करो, आपके पास पूरा data आ जाएगा. So this is the difference between graph protocol and what Kaito is trying to do. Graph protocol is for people who are building stuff with different blockchains and they want to pull data so that they can develop something or they can do analysis. But it's not easy for normal people to use graph protocol to get finished results. So Kaito use करके आप इस तरीके के results और reports generate कर सकते हो. So this is the idea. And आज के लास्ट न्यूज़ में which is based on the different blockchain halving. तो Dash recently completed their halving at the block height of 1892161 and currently the block reward is 2.3097 Dash. So Dash is one of the few securities by SEC which is a POW as well. And along with it I think in the next 40 days यहाँ पे जैसे mention किया है LTC will also be doing a halving and Bitcoin halving will be in 308 days. So जब भी halving होता है there is always a artificial pump क्योंकि a lot of the crypto that was coming in is halved. So for this reason before probably you were getting let's say 4.6 Dash, now you are getting 2.3 Dash. Before you are getting like abhi you are getting like 6.25 BTC. After the halving you will be getting like 3.75 BTC roughly. तो इससे क्या होगा कि BTC का जो प्राइस है वो थोड़ा पंप होता है एंड अलॉन्ग विथ इट द माइनिंग डिफिकल्टी इज डबल. तो पहले आप एक मशीन यूज कर सकते थे फॉर डूइंग द माइनिंग, तो अभी सेम माइनिंग के लिए आपको 2 मशीन यूज करना पड़ेगा बट आपका रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा. सो फॉर दिस रीजन every halving leads to a pump of the price in any coin and it takes somewhere between 3 to 6 months, sometimes even more. But in that time
you will see that the price of these tokens are increasing. So this is one of the reasons ki, why we keep on saying कि bull market आने वाला है after Bitcoin halving, because after Bitcoin halving, BTC price will go up, and BTC is very highly beta correlated with all the alts. So BTC move करेगा तो सबको move करेगा. And with this, we come to an end. Yeah. Okay. So we are not yet at an end. Sorry, the question. No, I don't have any question. Actually, I was observing one thing while you're speaking about LTC. तो यहाँ पे मैं LTC का चार्ट देख रहा था, जैसे कि हाफिंग आने वाला है 40 डेज में, तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी हलचल जो है वो दिख जाएगा. ये देखिए, ये जो कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये कैंडल वीकली कैंडल है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं. तो इसका क्लोजिंग इसके ऊपर, ये ब्लू लाइन जो है, ठीक है, 94-95 मार्क आप लोग कर सकते हैं प्राइस, उसको उस हिसाब से मान सकते हैं. और डिसाइसिवली अगर ये आप ये वाला जो है 108 इसको तोड़ के ऊपर जाता है, और वो भी अगले एक हफ्ता में, तो फिर आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग पोजीशन में बुलिश साइड पे ट्रेड कर सकते हो. तो ये छोटा सा चीज़ आप लोग देख लो. I think we have come to the end of the show, and we have shared all the market updates, news, and everything that happened this week. So I think सबको इससे थोड़ा वैल्यू मिलेगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा कि क्यों मार्केट्स इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं on a weekly basis, and this shows our initiative so that we come in with the latest news updates, and it's like we are trying to give the unbiased opinion to you guys. So thanks for watching again, and we'll come up with another show by next week. So keep following us, keep subscribing to our channel, and in between we'll come up with interesting short videos, interesting podcasts with other traders, investors, founders. So do follow us for more such updates, and if you have any questions or if you have anything that we should improve on, please do mention in the chats or in the comments below. We'll take that for sure. Thanks you guys for watching, and see you next week. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.